बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 3 हमारा चल रहा था। वेरिएशन हमने पढ़ी थी, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स पे लास्ट एक्सरसाइज में बात हुई। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम कंटिन्यूड मीन और वो थ्योरम्स जो कि प्रोपोर्शन के सिलसिले में हमने लास्ट लेक्चर में सीखे। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए और पहले लास्ट 2 लेक्चर्स होंगे, आप उनको देख लीजिए, जिसमें एक तो होगा थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन और दूसरा कंटिन्यूड मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। ये सारे आप लेक्चर्स ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को करने के काबिल होंगे। ठीक है जी। और जो स्टूडेंट्स इसको सीख के आगे, उनके लिए आसानी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपको 3 पार्ट्स में कुछ क्वांटिटीज़ दे दी गई हैं और वो कहता है कि इनमें से कौन से कंटिन्यूड हैं। अगर तो आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को समझा हुआ है तो फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 4, 12 और 36। इन तीनों क्वांटिटीज़ के बारे में हमने बताना है कि कंटिन्यूड है या नहीं। हमें पता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में हमें ये बताया गया था कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी की रेशो सेकंड क्वांटिटी के साथ लें और फिर वो इक्वल आ जाए सेकंड क्वांटिटी की रेशो विद थर्ड क्वांटिटी, तो फिर हम कहेंगे कि दीज 3 क्वांटिटीज़ आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मैं दोबारा से इसको अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर मैं लिखूँ कि चेक करने के लिए कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी की रेशो सेकंड क्वांटिटी के साथ ली जाए और फिर उसको इक्वेट किया जाए सेकंड क्वांटिटी की रेशो विद थर्ड क्वांटिटी रेशो, तो फिर आप चेक कीजिए कि इक्वल आते हैं या नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं। यहाँ पे देखिए मीन एक्सट्रीम के बारे में मैंने आपको बताया था। मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है। अच्छा, जब आप एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ एक्चुअली 4 इंटू 36 एंड दैट इज़ इक्वल टू 12 इंटू 12। ठीक है। यहाँ पे 12 12 जो 144 होता है और 4 इंटू 36 भी 144 ही होता है। ठीक है जी। अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर तो आप कहेंगे कि दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गया तो फिर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। 144 इज इक्वल टू 144, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सो वी कैन से दैट 4, 12 and 36 are in continued proportion. ठीक है जी। फाइनली उसको उसी के ज़ुबानी आंसर कर दें जैसे कि वो पूछ रहा है जी। नेक्स्ट पार्ट में उसने 3, 12 और 39 दे दिया और अब हम देखते हैं कि ये भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द फर्स्ट quantity with second quantity in the form of ratio and equate it with second quantity ratio third quantity, that is 39। ठीक है जी। मेन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए। मीन वैल्यूज़ हैं 12 इंटू 12, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं 3 इंटू 39, दैट इज़ इक्वल टू, इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 12 इंटू 12। ठीक है। ये हम खुद से ले रहे हैं इक्वल, ताकि हम देखें कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। 3 को 39 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 117 और 12 इंटू 12 इज़ 144। नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट, is 170 equal to 17 equal to 144? No, this is false statement, so we can say that 3, 12 and 39 are not in continued proportion. ठीक हो गया। ओके, जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है मेरे ख्याल से वो थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करें, और जिनको नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है, मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ जी। नेक्स्ट है आपके पास 72, 24 और 8। ठीक है। अब ये 3 क्वांटिटीज़ हैं। अगर तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी इट्स इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी रेशो थर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी। अब मेन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, 72 इंटू 8 एंड 24 इंटू 24। दिस इज़ 576 और 24 का स्क्वायर भी 576 ही होता है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है। सो 72, 24
and 8 are in continued proportion. अच्छा, आप यहाँ पे एक पॉइंट ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये भी नोट कर लें कि आप स्टार्ट में ये कह दें कि फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और फिर उसके बाद आप ये स्टार्ट लें कि इसकी रेशो इसके इक्वल हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, ट्रू है तो कह दें कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और फॉर एग्जांपल जैसे कि सेकंड पार्ट में नहीं आया तो स्टार्ट आप बहरहाल यूँ ही कहिए कि फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये कंडीशन लें, मल्टीप्लाई करें, चेक करें, फॉल्स है तो कह दें कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। ये एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा कि आप स्टार्ट किस तरीके से ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये लिख देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 3। 12 और 3 दो क्वांटिटीज़ दे दी गई हैं और आपसे कह रहा है कि आप मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें, यानी इनके दरमियान जो कोई भी एक वैल्यू है जो कि इसको कंटिन्यूटी बना सकती है, इसके लिए कंटिन्यू प्रोपोर्शन बना सकते हैं, आप वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करें। उसके लिए क्या तरीका होगा? अच्छा, दोनों कंडीशंस, दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपको दे दी गई हैं, वो 12 और 3 है। आपने मेन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है जो कि हमें नहीं पता, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया। अच्छा, अगर x इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है तो फिर इसका मतलब क्या है? देयरफॉर का सिंबल लगा लें या वर्डिंग में लिख दें देयरफॉर इन दोनों का मीन है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में वो वैल्यू आएगी जो कि हमने सपोज की है, यानी कि 12 रेशो x इज़ इक्वल टू x रेशो 3। ये कंटिन्यूटी वाली कंडीशन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हमने मीन वैल्यू आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 12 इंटू 3, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। x square is equal to 36. So we have to find the value of x taking square root on both sides. X is equal to plus minus 6. तो ये दोनों मीन प्रोपोर्शनल हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है, नेगेटिव। सो द मीन प्रोपोर्शनल, अब जिस तरह से उसने पूछा है ना उसी की वर्डिंग में आंसर कीजिए। ये नहीं कहना सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, यू आर नॉट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स तो आपने खुद से लेट किया है, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे सो द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 3 इज प्लस माइनस 6, ठीक है क्या जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ 5 रेशो 15 रेशो x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। यहाँ पे उसने दे दी हैं 3 क्वांटिटीज़ और वो कहता है कि अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आप फाइंड कीजिए कि वैल्यू ऑफ x क्या है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है ये सेम उसी तरह से कंडीशन को लेके चलना है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आर सिमिलर, तो मैं इनको अभी सॉल्व कर लेती हूँ। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है मैं उनको सजेस्ट करती हूँ वो ये क्वेश्चंस मत देखिए, स्किप कीजिए और ख़ुद से सॉल्व कीजिए। अब आप क्या करें कि सोल्यूशन के बाद आप इस स्टेटमेंट को ज़रा एक दफ़ा फिर लिख लें कि अगर 5, 15 और x ये तीन जो है वो कंडीशंस सॉरी क्वांटिटीज़ हैं और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं देन फिर क्या होगा, इसकी कंडीशन अब अप्लाई करने जा रही हूँ। 5 रेशो 15 इज़ इक्वल टू 15 रेशो x, ठीक है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन। आप मीन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू एक्स दैट इज़ 5x एंड 15 इंटू 15 इज़ 15 स्क्वायर, और यू कैन राइट इट लाइक दिस। अच्छा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आइसोलेट कीजिए x को, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 इंटू 15 के लिए जाके वहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा 5, और अब आप इसको सॉल्व कर लें। 15 का स्क्वायर या 15 इंटू 15 होता है जनाब 225 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है।
अब आपने 225 को जब 5 से डिवाइड करना है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज़ इक्वल टू 45। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ x इज़, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड x, उसने खुद से x दे दिया था, हमने नहीं लेट किया था। अब आप कह सकते हैं कि सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 45। ठीक है जनाब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इफ़ 3 माइनस एक्स 4 एंड 35 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल ठीक है, उसी तरीके से जिस तरह थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ज़रा क्वांटिटी फर्स्ट वाली चेक कीजिए। 3x माइनस 1, ये बाइनोमियल दे दिया गया है, दो टर्म्स हैं। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना, बस कॉमा सेपरेट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को और फिर थर्ड टर्म को। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, इसको स्टार्ट लेते हैं जी। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी कि 3x माइनस 1 4 एंड 35 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन। कंडीशन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की है कि फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी इज़ इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी रेशो थर्ड क्वांटिटी, दैट इज़ 35। सो मीन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 3x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ। 35 एक सिंगल नंबर है, इसलिए इसको मैं स्टार्ट में लिख लेती हूँ। दिस इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4। ठीक है जी। अच्छा, इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 35 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 से। 35 इंटू 3 10 105 माइनस 35। ठीक है, इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा 16। नाउ यू हैव टू, सॉरी यहाँ x भी आएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने क्या करना है, x वाली टर्म को यहीं पे रहने देना है। 35 को शिफ्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। नाउ 105x इज़ इक्वल टू 6 + 5 इज़ 11 3 4 and 5 51। नाउ x इज़ इक्वल टू, आइसोलेट कीजिए x को, 105 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करें, तकरीबन 3 के टेबल पे तो लाजमी कैंसिलेशन हो जाएगी। 3 3 9 3 5 15 एंड 3 1 3 3 7 21 17। नहीं 17 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 35 है, 34 नहीं है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/35। और ये मज़ीद चूँकि सॉल्व नहीं हो सकता, बस इसको लिखते हैं आपके सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 17/35। पॉइंट्स मिलाने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसी तरह से रहने दें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इफ़ सॉरी फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। अब ये पूरी एक क्वांटिटी है और ये दूसरी क्वांटिटी है और इन दोनों का आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वांटिटीज़ दी गई थी और हमने खुद से ऐड किया x मीन प्रोपोर्शनल के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, जो दो क्वांटिटीज़ दी हुई थी और आपको फाइंड आउट करना था मीन प्रोपोर्शनल। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है कि x जो है वो इसका मीन प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है देयरफॉर या देन की स्टेटमेंट के साथ आप लिख दें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी इज़ इक्वल टू, अच्छा इक्वल के लिए आप प्रोपोर्शनैलिटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, 4 डॉट्स से होते हैं। x रेशो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, दिस इज़ द कंडीशन। नाउ सॉल्विंग फॉर x, मीन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए। x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर्ड एंड x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी के साथ। ठीक है, अच्छा जी। x स्क्वायर इज़ इक्वल टू, नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये अलजबरा का फॉर्मूला है, आप फेमिलियर होंगे इससे। a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। इसको मैंने क्यों खोला, ताकि मेरी कुछ कैंसिलेशन अगर हो सकती है पॉसिबल तो मैं कर लूँ, और a माइनस बी कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद a प्लस बी और a प्लस बी दो दफ़ा आ रहा है, इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x इज़ इक्वल टू a प्लस बी विद प्लस माइनस साइन। ठीक है जनाब, तो आपको क्या करना था, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना था। अब आप देखें उसने पूछा क्या उसने ये कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नहीं, उसने कहा मीन प्रोपोर्शनल। तो आप आंसर भी उसी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें कि सो द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, डोंट राइट सो द वैल्यू ऑफ x इज़, सो द
मीन प्रोपोर्शनल ऑफ किस किस का मीन प्रोपोर्शनल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a plus b by a minus b. So the mean proportional of this and this is plus minus a plus b, and that is your answer. Now just look at question number 6. इसको मैं भी सॉल्व नहीं कर रही, उसकी वजह ये है कि ये अब आपको प्रूव करने हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं उन थ्योरम से, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शनल से. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को साथ साथ लेके चलेंगे. उसकी वजह ये है कि अभी तक सिर्फ मीन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का टॉपिक था, इसको मैंने एक वीडियो में कवर किया. 6 क्वेश्चन इसलिए नहीं स्टार्ट करी, ये थ्योरम्स पे बेस करता है, थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन पे. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन की वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन या प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन को पहले अच्छे से समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने वाले हैं. इसी वजह से तभी आपको वो समझ में आएगा कि किस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है, प्रूव कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी हम उसी के हिसाब से करेंगे. यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.